हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी उसको हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं। अब ये हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने बात की थी गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्यों बनाती है गवर्नमेंट बजट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। उसी के साथ ही मैंने आपके साथ दो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और कैसे आपको उसकी फ्रेमिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है आजकल कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे कि आपको बोल दिया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अब जर्नली देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बट जर्नली जो है वो क्वेश्चंस अब इस तरीके से देखने को आपको नहीं मिलते हैं, है ना। तो अब आते हैं आपके थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। तो साथ ही साथ मैं जैसे आपको यूनिट कराऊंगी तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, बीच बीच में हमारी जो क्लासेस होती रहेंगी, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था क्वेश्चंस, ऐसे ही हम साथ में भी क्वेश्चंस जो है करते रहेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की बातचीत को। आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। हमारा जो बजट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं मेनली, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। तो चलिए रेवेन्यू बजट के बारे में पहले बात करते हैं। क्या होता है रेवेन्यू बजट? द रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. This budget shows the current receipts of the government and the expenditure that can be met from these receipts. A revenue budget is a statement of estimated revenue receipt and expenditures during the fiscal year. इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें क्या आता है, उसमें जितने रेवेन्यू इनकम है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपके आते हैं रेवेन्यू बजट के अंदर। रेवेन्यू का मतलब होता है जो एक्सपेंडिचर या जो इनकम जो आपको रेगुलर टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर मंथ के खर्चे हो गए या आपका जैसे करंट ईयर है उस एक साल के लिए कोई पर्टिकुलर आपके खर्चे हो गए, या आपके जो रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं यानी कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बार बार होते रहते हैं खर्चे, तो या फिर इनकम भी आप कह सकते हो। तो इस टाइप के जो इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके आते हैं रेवेन्यू बजट में। ठीक है, तो इट डिस्क्राइब हाउ द रेवेन्यू इज जनरेटेड और कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब कि रेवेन्यू बजट में क्या होता है, रेवेन्यू बजट में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से कलेक्ट या जनरेट हो रहा है और कैसे वो अलग अलग हेड्स में जो खर्चा है कैसे कैसे उस रेवेन्यू को उस खर्चे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द रेवेन्यू बजट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपका रेवेन्यू बजट होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल बजट। द कैपिटल बजट इंक्लूड्स द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. इट इज एन अकाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट which consider changes in capital. This budget shows the capital receipt of the government and the expenditure that can be met from these receipts. A capital budget is a statement of estimated capital receipts and expenditure during the fiscal year. देखिए कैपिटल बजट का मतलब होता है कि इसमें जो सारी चीजें आती हैं वो किस चीज पर इफेक्ट डालती है, वो गवर्नमेंट की कैपिटल पर इफेक्ट डालती है। यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा या कोई भी ऐसी इनकम जिससे गवर्नमेंट की असेट या फिर लाइबिलिटी अफेक्ट हो, यानी
यानी कि असेट या फिर लाइबिलिटी कम या फिर ज्यादा हो, मतलब असेट लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज आए किसी इनकम या फिर किसी एक्सपेंडिचर की वजह से, तो वो जो खर्चा या वो जो इनकम है वो आपकी आएगी कैपिटल बजट के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपके रेवेन्यू बजट के दो पार्ट्स थे, क्या दो पार्ट्स थे, रेवेन्यू रिसिप्ट था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वैसे ही आपका जो कैपिटल बजट है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो हुआ कि मेनली जो है दो टाइप का बजट है, एक आपका है रेवेन्यू बजट और दूसरा आपका है कैपिटल बजट, है ना। तो ये आपके दो टाइप के बजट हो गए। इसमें आपके दोनों के ही दो दो टाइप्स हैं, यानी कि एक तो क्या है, एक तो है आपका रिसिप्ट और दूसरा है आपका क्या, एक्सपेंडिचर, है ना। मतलब जैसे कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट्स है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ऐसे ही कैपिटल के भी दो पार्ट है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, है ना। तो ऐसे आपके दो दो फर्दर सब कैटेगरीज हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बजट रिसिप्ट्स के बारे में। बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बजट रिसिप्ट का मतलब होता है कि आने वाले एक साल में गवर्नमेंट को टोटल कहाँ कहाँ से जो पैसा है, जो मनी है वो रिसीव होगा, उसका एस्टिमेट करना कहलाता है बजट रिसिप्ट। और जो रिसिप्ट है वो आपने अभी देखा कि दो टाइप की रिसिप्ट होती है, एक आपकी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, revenue receipt refers to those receipt which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of the गवर्नमेंट। यानी कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं वो रिसिप्ट होती हैं जिनसे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट की जो असेट है वो रिड्यूस होती है। मतलब ये ऐसा पैसा नहीं होता जिससे गवर्नमेंट की असेट कम हो या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़े। ये कैसी रिसिप्ट होती हैं, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव्ड दैम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब ये जो रिसिप्ट्स होती हैं इनकी नेचर कैसी है, रेगुलर है और रिकरिंग है। मतलब कि आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिसिप्ट है ये आपको बार बार, मतलब जो पैसा आपको रिसीव होता रहता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट के नॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं उनसे रिसीव होता है ये पैसा, जिसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ए रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। एक रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट तब कहलाती है जब वो दो ये जो एसेंशियल कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करे। द रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। पहली कंडीशन कि जो रिसिप्ट है उससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस लेविड बाय द गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसिप्ट एज दे डू नॉट क्रिएट एनी liability. However, any amount borrowed by the government is not a revenue receipt as it causes an increase in the liability in terms of repayment of borrowing. देखिए, मान लीजिए सरकार ने टैक्सेस से पैसा रिसीव किया है, तो टैक्स से अगर पैसा रिसीव हुआ है तो उससे कोई लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों नहीं होती? क्योंकि गवर्नमेंट को उसके बदले में वो जो पैसा रिसीव हुआ है टैक्स का वो गवर्नमेंट को जो है वापस रीपे नहीं करना है ना, तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। लेकिन अगर आप बोरोइंग्स की बात करें कि गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा उधार लिया है, बोरो किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बोरोइंग का मतलब है कहीं से उधार लेना, और अगर हम उधार लेंगे तो हमें इन फ्यूचर वो पे भी करना पड़ेगा। तो यानी कि जो बोरोइंग्स होती हैं गवर्नमेंट की वो कोई रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, क्योंकि वो क्या हो जाती है, क्योंकि सरकार को उनका रीपेमेंट करना है, इसीलिए उससे सरकार पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो समझ गए किसको रेवेन्यू रिसिप्ट हमें कंसीडर करना है।
तो पहला पॉइंट था कि जिससे सरकार पर लाइबिलिटी इंक्रीज ना हो। दूसरा है द रिसिप्ट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द असेट। पहली चीज है कि एक तो कोई ऐसा पैसा जिससे सरकार पर लाइबिलिटी इंक्रीज ना हो, और दूसरा कोई रिसिप्ट जिससे सरकार की जो असेट है वो कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइज is not a revenue receipt as it leads to reduction in asset of the government। जैसे कि मान लीजिए सरकार का कोई एंटरप्राइज था, कोई पब्लिक एंटरप्राइज था, उसके जो शेयर्स हैं वो सरकार ने बेच दिए, सेल कर दिए, तो उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उससे सरकार की जो असेट थी वो कम हो रही है, और अगर असेट कम होगी तो उसको रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के दो सोर्स होते हैं सरकार के, पहला टैक्स रिवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। चलिए पहले डिस्कस करते हैं टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स रिवेन्यू का मतलब होता है कि सरकार को जितने टोटल टैक्सेस से या बाकी जो ड्यूटीज होती हैं उनसे जो भी टोटल पैसा सरकार को रिसीव हुआ है, दैट इज नोन एज टैक्स रेवेन्यू। अ टैक्स इज अ यूनिलेटरल और वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक यूनिलेटरल पेमेंट होता है। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, मतलब कि सिर्फ जो पब्लिक है या जो मतलब जो लोग हैं, पीपल है या फिर जो कंपनीज हैं, वो ही सरकार को पेमेंट करती है। सरकार तो नहीं टैक्स पे करती पब्लिक को या कंपनी को। तो ये कैसा पेमेंट है? ये वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट है, मतलब इसका पेमेंट करना ही करना होता है ना। तो इससे ये जो पेमेंट होता है, जो मतलब लोग करते हैं या कंपनीज करती है गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में जो पैसा पे करते हैं, उसके बदले में जो मतलब लोग या कंपनीज है उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है ना। चलिए, तो ये बात हुई टैक्स के बारे में। तो इट मीन्स देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स के दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? पहला है कि टैक्स जो है वो एक कंपल्सरी पेमेंट है, दैट इज नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। मतलब टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जिसको कोई भी पे करने से मना नहीं कर सकता है। सेकंड है टैक्स रिसिप्ट्स आर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री। मतलब कि जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं, जो मतलब सरकार को टैक्स से पैसा रिसीव होता है, उसको सरकार किसके लिए खर्च करती है? लोगों के बेनिफिट के लिए खर्च करती है। ए टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट टैक्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट। मतलब जो कोई टैक्स पे करता है वो ये नहीं सोच सकता कि मैंने तो 10,000 रुपए का टैक्स पे किया था तो सरकार मेरे ही ऊपर वो 10,000 जो है वो खर्च करेंगी। समझ रहे हो? मतलब कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता टैक्स पेयर को, बल्कि सरकार जो है कॉमन बेनिफिट के लिए खर्चा करती है उस पैसे से। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 10,000 का टैक्स पे किया है तो 10,000 का खर्चा जो है वो मेरे ही ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू भी फर्दर दो उसमें क्लासिफाई होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ हमारा। सबसे पहले हमने देखा कि बजट के दो कंपोनेंट है, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट। फिर दोनों के फर्दर दो दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो पार्ट हैं। क्या है? एक टैक्स रिवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। अब टैक्स रिवेन्यू में भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। क्या क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन और एंटिटी। मतलब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी
या फिर उसकी इनकम या फिर कंपनीज की इनकम के ऊपर लगता है और उस टैक्स का जो बर्डन है वो किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी एंटिटी पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है तो वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, आप उसको किसी और को पे करने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स है। चलिए नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और एंटिटी। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिनका बर्डन आप दूसरे किसी पर्सन या दूसरी किसी एंटिटी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। देयर मोनेटरी बर्डन इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज लेवीड। मतलब कि ये जो टैक्स होता है इसका जो बर्डन आता है ना वो उस इंसान पर आता है जिसने फाइनली मतलब लास्ट में वो गुड्स और सर्विसेज जो है उनको कंज्यूम किया है उनके ऊपर आता है इस टैक्स का बर्डन। ठीक है, मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसके ऊपर बर्डन नहीं आता, जिसने लास्ट में कंज्यूम किया है वो उस टैक्स को पे करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका जीएसटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप अवॉइड भी कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को? देखो, अगर आप रेस्टोरेंट में गए और आपके ऊपर वहां पर जाकर क्या लगता है, जीएसटी लगता है जब आप वहां की सर्विसेज अवेल करते हो, तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ ही ना तो फिर तो आप मतलब बच सकते हो ना टैक्स से। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट टैक्स से बच सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू क्लासिफाई अ टैक्स एज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये डायरेक्ट है या ये इनडायरेक्ट है। तो पहला पॉइंट है ए टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इफ इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। मतलब कोई भी टैक्स डायरेक्ट कब होगा अगर उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट ना हो सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एज इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। जैसे कि आपका इनकम टैक्स है, ये क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है और जो इंसिडेंस होता है वो सेम ही पर्सन पर आता है। मतलब अगर मैं हूं, मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स जो है मेरे ही ऊपर लगेगा और मुझे ही वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आता है ए टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इफ इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। कोई भी टैक्स इनडायरेक्ट कब हो सकता है? जब उसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी जो होता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो अलग अलग पर्सन्स पर होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग पर्सन पर होता है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपने जो जीएसटी पे किया वो किसको पे किया बताओ? रेस्टोरेंट पे जहाँ पे आपने बिल दिया आपने तो वहां पर पे कर दिया ना, आपने तो गवर्नमेंट को पे नहीं किया। मतलब आपके ऊपर वो इम्पोज तो हुआ है बट आपने उसको पे तो नहीं किया है ना, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो यानी कि अब जो जीएसटी है वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो जाकर कहां पर पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी, है ना। अगर वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो गवर्नमेंट आपको थोड़ी पकड़ेगी, गवर्नमेंट तो उसको पकड़ेगी, है ना। समझ रहे हो? मतलब कि टैक्स का जो इम्पैक्ट है, जो इंसिडेंस है ना, वो अलग अलग पर्सन पर है। मतलब पे एक्चुअली में किसी और ने किया, पे तो आपने ही किया है ना वो जीएसटी, बट गवर्नमेंट को कौन देने गया? रेस्टोरेंट का मालिक। समझ रहे हो? इस तरीके से होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन करके कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला होता है इसका इम्पैक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर लगता है ना। इंडिविजुअल्स और कंपनीज की इनकम के ऊपर लगता है या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, है ना। फिर अब दूसरा पॉइंट जो है वो है बर्डन शिफ्ट करने का, कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो, मतलब कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम ही पर्सन पर आएगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, मतलब कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो डिफरेंट पर्सन्स पर आएगा।
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जनरली प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव? क्या मतलब होता है प्रोग्रेसिव का? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उसके ऊपर कम टैक्स। समझ रहे हो? इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो रेट ऑफ टैक्स है जब वो भी बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेचर। ठीक है। लेकिन आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जनरली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आपके किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर 5% जीएसटी लगता है तो चाहे आप उस सर्विस को मतलब साल के 365 दिन अवेल करें, चाहे आप एक ही दिन उस सर्विस को अवेल करें, तो आपके ऊपर उस सर्विस पर जो जीएसटी लगता है वो 5% ही लगेगा। ठीक है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आप तो सर्विस को बार बार अवेल कर रहे हो तो हम आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो यानी कि इसका जो रेट है वो फिक्स रहता है। तो ये कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसके अलावा कवरेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो मतलब सबके ऊपर तो नहीं लगते ना। सपोज इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स सबको तो नहीं देना होता। जिनकी पर्टिकुलर इनकम होती है उससे अगर ज्यादा उनकी इनकम हो जाए तो तब उनको टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। तो यानी इसकी जो रीच है, इस टैक्स की जो पहुंच है वो लिमिटेड लोगों तक ही होती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दे हैव अ वाइड कवरेज एज दे रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जनरली सभी लोगों तक उसकी पहुंच होती है, वो सबको ही पे करना होता है। क्योंकि देखो जीएसटी है, आप कुछ सामान लेने जाते हो तो सामान लेने तो कोई भी जा सकता है ना, तो जो भी सामान लेने जाएगा उसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। दुकान वाला ये तो नहीं पूछेगा आप गरीब हो क्या आपकी इनकम इतनी है तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, अगर आप पर्टिकुलर सामान कोई खरीद रहे हो तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये हुए आपके डिफरेंसेस। अब बात करते, अब हमने क्या कवर कर लिया कि रिवेन्यू रिसिप्ट में जो टैक्स रिवेन्यू होता है वो कैसे होता है। अब देखते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू को। नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। मतलब जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट जो टैक्स रिसिप्ट को छोड़कर, मतलब टैक्स को छोड़कर अगर बाकी किसी और मतलब सोर्स से सरकार को कोई रिसिप्ट आई है तो दैट इज नोन एज नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है। मेन सोर्सेस क्या क्या होते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू के? पहला है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्राइवेट एंटरप्राइज और जनरल पब्लिक। मान लीजिए सरकार ने राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी यूनियन टेरिटरी को या किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट एंटरप्राइज को या फिर जनरल पब्लिक को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर सरकार को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सरकार के लिए नॉन टैक्स रिवेन्यू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। अब देखो सरकार की कुछ खुद की भी क्या है, अंडरटेकिंग्स हैं, एंटरप्राइजेज है, जैसे कि इंडियन रेलवेज है, एलआईसी है, भेल है ना। तो इनसे सरकार को कुछ प्रॉफिट्स भी तो अर्न होता होगा ना, या फिर उनकी प्रोडक्ट्स सरकार बेचती होगी, उसकी सेल करती होगी इन एंटरप्राइजेस की जो प्रोडक्ट होती हैं, तो उनसे सरकार को जो प्रॉफिट या जो डिविडेंड जनरेट होता है, रिसीव होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसके अलावा फीस होती है, जैसे कि कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, इंपोर्ट फीस हो गई। आप मतलब कोर्ट में जाते हो तो फीस लगती है, मतलब इस तरीके की जो फीस है तो ये इनका पैसा भी किसके पास जाता है? सरकार के पास। तो फीस रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। मतलब सरकार जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उनके ऊपर जो चार्ज लगता है दैट इज कॉल्ड फीस। तो फीस की फॉर्म में भी सरकार को क्या मिलता है? नॉन टैक्स रिवेन्यू मिलता है।
अब नेक्स्ट होती है लाइसेंस फीस। इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर समथिंग। ये जो पेमेंट होती है ये किस लिए करनी होती है? अगर हमें सरकार से कुछ पर्टिकुलर काम करने की परमिशन चाहिए हो तो उसका लाइसेंस जब हम लेते हैं, उसकी परमिशन जब हम लेते हैं, तो उसके लिए जो फीस चार्ज करती है सरकार, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस फीस। जैसे कि लाइसेंस फीस पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग अ गन, मतलब आपको अपने पास गन रखने के लिए परमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको कोई फीस पे करनी पड़ती है, दैट इज अ लाइसेंस फीस। या फिर जैसे कमर्शियल व्हीकल्स आपको चलाने हैं, जैसे ट्रक्स हो गए, तो इनके लिए आपको परमिट लेना होता है। जैसे आपको नेशनल परमिट लेना है, स्टेट परमिट लेना है, तो उसके लिए आप फीस पे करते हो, तो दैट इज लाइसेंस फीस। उसके बाद आते हैं फाइन्स और पेनल्टीज। दे रेफर टू दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर। फाइन और पेनल्टी किसके ऊपर लगते हैं? ये वो पेमेंट होता है जो लोग कानून तोड़ते हैं, उनके ऊपर जो मतलब पैसा है, पेमेंट है, इम्पोज किया जाता है, उसको बोलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज। फॉर एग्जाम्पल, फाइन फॉर जंपिंग रेड लाइट और पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। मान लो किसी ने टैक्स टाइम पर नहीं दिया, या किसी ने मतलब रेड लाइट हो रही थी और वो वहां से जो है जल्दी से निकल गया, तो इस तरीके से उसके ऊपर अगर कोई फाइन या पेनल्टी लगता है तो वो भी पैसा सरकार के लिए क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है एस चीट्स। एस चीट किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी डेथ हो गई और उसके घर में कोई और नहीं है, मतलब कोई उसका लीगल हायर नहीं है, उसने कोई विल जो है वो नहीं बनवाई थी, तो ऐसे में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन जब्त कर लेती है? सरकार। तो उस प्रॉपर्टी से जो सरकार को क्लेम मिलता है, दैट इज नोन एज चीट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एस चीट किसको बोलते हैं, और ये क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट है गिफ्ट और ग्रांट। अगर गवर्नमेंट को कहीं से गिफ्ट या ग्रांट मिलती है, जैसे कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद आते हैं फोर फीचर। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी विच आर इम्पोज्ड बाय कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पेनल्टी होती है अगर कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया था, कुछ काम करने के लिए बोला था, आपने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो ऐसे में सरकार जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है और आपका जो प्रॉपर्टी या पैसा है उसको जब्त कर लेती है। ठीक है। इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to developmental activities of the government. For example, if value of a property near a metro station has increased, then a part of developmental expenditure is recovered from owners of such property in the form of special assessment. देखो, सपोज कहीं पर मेट्रो स्टेशन है, तो मतलब मेट्रो स्टेशन के आसपास जिनकी प्रॉपर्टी है, तो मेट्रो स्टेशन के बनने से उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है ना। तो वैल्यू जो बढ़ गई है, तो अब सरकार क्या करती है कि क्योंकि उनके मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो अगर सरकार वहां पर कुछ डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है, तो सरकार उस प्रॉपर्टी के, वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मालिकों से भी कुछ पैसा रिकवर करती है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। क्या होते हैं कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसा रिसिप्ट अगर या तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है उसको रिसीव करने से, या फिर सरकार की कोई असेट कम हो गई है। ठीक है। A receipt is a capital receipt if it satisfy any one of the two conditions। मतलब कि कोई रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट कब कहलाएगी? अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को पूरा कर देती है। जैसे कि पहली है
द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। जो रिसिप्ट है उससे सरकार के लिए क्या हुई, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर, टैक्स रिसीव्ड इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एनी लाइबिलिटी। देखो, पहली चीज है कि कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिससे सरकार के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हो, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि बोरोइंग्स है, बोरोइंग अगर सरकार ने कर ली तो सरकार को बाद में उसका रीपेमेंट भी करना है, तो दैट मीन्स सरकार के लिए जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, है ना। तो इसीलिए हम बोरोइंग को क्या मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और जैसे कि सरकार ने टैक्स रिसीव किया तो वो कोई कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो पहली चीज है कि या तो सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई हो, या फिर द रिसिप्ट मस्ट कोज अ डिक्रीज इन द असेट, या फिर क्या हुआ हो कि असेट जो है वो डिक्रीज हो गई हो, मतलब सरकार ने कोई असेट जो है वो बेच दी हो, है ना। For example, a receipt from sale of shares of public enterprise is a capital receipt as it leads to reduction in assets of the government। जैसे कि सरकार ने अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के कोई शेयर्स बेच दिए, तो इसका मतलब सरकार की क्या हो गई, रिसिप्ट असेट कम हो गई, तो इसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेस। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई होती है। पहली बोरोइंग्स होती है। बोरोइंग्स का मतलब वही कि जो फंड्स सरकार ने रेज किए हैं क्या करने के लिए, अपना जो भी फालतू खर्चा है, एक्सेस एक्सपेंडिचर है, उसको करने के लिए सरकार ने फंड्स अगर रेज किए हैं तो उसको उन फंड्स को बोला जाता है बोरोइंग्स। ठीक है, सरकार कहाँ कहाँ से बोरो करती है, ओपन मार्केट यानी पब्लिक से, आरबीआई से, या फॉरेन गवर्नमेंट से, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, है ना। बोरोइंग्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इनसे क्या होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि मान लीजिए कि सरकार ने किसी को लोन दे रखे थे, चाहे जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन दे रखा था या यूनियन टेरिटरी को कोई लोन दे रखा था। अब उस लोन की अगर रिकवरी होती है तो उसको भी कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रीजन है वो ये है कि सरकार की असेट्स जो है वो कम हो रही है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इस पॉइंट में। उनको लगता है क्योंकि यहाँ पर लोन लिखा हुआ है तो वो इसका रीजन लिख देते हैं कि इससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बट ध्यान रखना ये लोन्स की रिकवरी है। जो लोन सरकार ने दे रखा था पहले तो वो क्या था, सरकार के लिए वो असेट था। अब वो लोन रिकवर हो गया है तो दैट मीन्स ये जो असेट है ये कम हो गई है। समझ गए? इसका रीजन पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कई बारी। चलिए नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पीएसयूज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार की एंटरप्राइजेज होती हैं, अगर सरकार उनके कुछ शेयर्स या फिर मतलब पूरे शेयर्स का कुछ पार्ट या पूरे शेयर्स ही अगर सरकार बेच दे किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स क्या होती हैं? Small savings refers to funds raised from the public in the form of पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। मतलब अगर इस तरीके की फॉर्म्स में जो फंड्स हैं वो रेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है या एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या किसान विकास पत्र है, तो इनको माना जाता है स्मॉल सेविंग्स। और इनको भी क्या कहते, इनको भी क्या माना जाता है कि ये सरकार की कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इनसे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि इनका जो पैसा है वो सरकार को फिर बाद में वापस भी करना है। ठीक है,
अब देखना है हमें कि हाउ टू क्लासिफाई अ रिसिप्ट एज रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये जो रिसिप्ट है वो रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। ए रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, एक रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होगी अगर उससे क्या हुआ हो, या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई हो या तो कोई असेट रिड्यूस हुई हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कोई भी रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट होगी अगर उससे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उससे कोई असेट रिड्यूस होती है, तो तब उसको कहा जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। तो आई होप आपको जो आज की क्लास है उसमें जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि मैंने आज आपके साथ जो डिस्कस की है वो बेसिकली रिसिप्ट्स डिस्कस की है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।